गुड मॉर्निंग जय हिंद प्रिय छात्रों। आज एक बार फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच में हूँ। इस टॉपिक का एक पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, उसका आगे वाला पार्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि अब जो हम लोग का समय आया हुआ है सी प्रोग्रामिंग का, उन सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ने का, समझने का और फिर आगे बढ़ने का। प्रोग्रामिंग का जो प्रैक्टिस है ना वो लगातार होते रहना चाहिए। आपका जो भी बना रहा है उसका स्क्रीनशॉट कोड का और आउटपुट का दोनों का स्क्रीनशॉट मेरे ईमेल पे आना चाहिए ताकि मैं इवैल्यूएट कर सकूं कि सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। एक बच्चे ने बनाया था तो उसका जो कंपाइल नहीं हो पा रहा था तो मैंने देखा एक्चुअली और सिंपल सा मिस्टेक था, लेकिन इसमें तो कॉमा भी छूट जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, है ना? इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? अभी परीक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे, जो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से पूछेंगे। इससे कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं और इसके प्रोग्राम भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग फंक्शन के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने आर्गुमेंट, पैरामीटर पढ़ा था, फिर एक बार और मैं पढ़ा देता हूँ ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में फंक्शन के टाइप। फंक्शन के 2 टाइप होते हैं जो हम लोगों ने देखा, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। आज थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ और भी फंक्शन से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। रिकर्शन है इसमें जो आगे बहुत ही काम देगा, रिकर्शन से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में अक्सर। तो ये सब कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? तो हम लोग आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये 12वां क्लास है हम लोगों का आज और 12वीं क्लास में हम लोग फंक्शन में जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें लगभग 500 के करीब में 500 के करीब में आप 500 से 600 करीब में प्रोग्राम बना लिए होंगे। जिन लोगों ने फॉलो कर रहा है, जो लोग पढ़ रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक आने में कितना मस्त तरीके से अभी और भी बहुत सारे चीज़ है। प्रोग्रामिंग में तो बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ है। फिर भी मैं प्रोग्राम के दौरान ही बताते चल रहा हूँ ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये प्रैक्टिकल के साथ में बता रहा हूँ। इसलिए आप भी अपने सिस्टम में या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो, स्मार्टफ़ोन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आईडीई प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए सी का और फिर उसमें ये प्रोग्राम सबको रन करवाइए, कंपाइल करवाइए, रन करवाइए, करेगा। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और वैसे ही सीखेंगे एक्चुअली। नहीं तो फिर आपका ये कोर्स को फॉलो करना, पैसा दे देना, फिर कंप्लीट नहीं करना, फिर आपको जो है ना वर्थलेस हो जाएगा, है ना? वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए आप बढ़िया से प्रोग्राम बनाते चले, कॉन्सेप्ट समझते चले। हम लोग कल पढ़े, वहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज 12वां क्लास हो गया। हम लोग फंक्शन एंड आर्गुमेंट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। फंक्शन, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स। आर्गुमेंट एंड पैरामीटर देखिए एक्चुअली दोनों एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो कल हमने डिस्कस किया था ऐसे, फिर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आपको और क्लियर हो जाएगा। तो द टर्म पैरामीटर, पैरामीटर समटाइम कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। पैरामीटर और आर्गुमेंट यही आता है ना, तो पैरामीटर मतलब फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल पैरामीटर और आर्गुमेंट मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर दो टर्म आ रहा है, ठीक है? आर्गुमेंट एंड पैरामीटर में। तो पैरामीटर्स जो हमको फंक्शन डिफिनेशन हम लोग करते थे तो उसमें जिस वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं पैरामीटर्स। क्लियर है ना? जो हम फंक्शन डिफिनेशन में देख लीजिए, यहाँ पे फंक्शन डिफिनेशन में जिस वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग पैरामीटर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। लेकिन आर्गुमेंट क्या होता है, जो एक्चुअल इनपुट यानी कि मेन के अंदर जब हम इनपुट दे रहे थे, 2 नंबर या 3 नंबर जितना भी नंबर हम इनपुट डाल रहे थे ये इनिशियलाइज करके, उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट और दिस इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर।
क्लियर कि ना क्लियर? यस। तो एक्चुअल इनपुट पास्ड यानी कि वो हम जो इनपुट देते हैं वह फंक्शन डेफिनेशन को पास करता है कॉल करके, जो हम लोगों ने कल देखा था, काफी अच्छा खासा प्रैक्टिकल करके हमने देखा था। लूजली पैरामीटर इज ए टाइप, पैरामीटर इज टाइप एंड एन आर्गुमेंट इज एन इंस्टेंस। जो तत्कालिक रूप से हम इनपुट देते हैं वो हो जाता है हमारा आर्गुमेंट। एक डिफरेंस दे सकते हैं इसमें, ये डिफरेंस भी आ जाएगा, अगर परीक्षा में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। इफ योर फंक्शन इज यूज आर्गुमेंट इट मस्ट declare variables that accept the value of the argument. These variables are called the formal parameter of the function. Clear है ना? Formal parameters we have like other local variables inside the function and are created upon entry into the function and destroyed upon exit. मैंने कल एग्जांपल बताया था, कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसका प्रैक्टिकल बनाइए, ठीक है, तब जाकर के आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो कल हमने इसको बढ़िया से देखा था और आज भी मैंने एक बार रिवाइज कर दिया ताकि आपको सहूलियत हो जाए कि वहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कॉल टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली क्या होता है, दो टाइप का होता है, कल मैं यहाँ पे छोड़ दिया था, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, देखिए जो वैल्यू होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है, उस वैल्यू को पास कराया जाता है। द मेथड्स कॉपी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। एक्चुअली हम जो इनपुट डालते हैं या जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, आर्गुमेंट है, उसको जब पास कराया जाता है तो उसको बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू के थ्रू। जब वही इन दिस केस चेंजेस मेड टू the parameters inside the function have no effect on the argument। अगर हम पैरामीटर पे कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो उसके वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। सिमिलरली मैंने ये बताया कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसमें एड्रेस को पास कराया जाता है, ठीक है, एड्रेस। दिस मेथड कॉपी द एड्रेस ऑफ एन आर्गुमेंट। हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉइंटर में, इसको खूब डिटेल से और पढ़ेंगे। रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस को पॉइंटर में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फंक्शन के अंदर, इस कॉल बाय रेफरेंस को हम लोग पूरा एग्जांपल के साथ हम लोग पॉइंटर में भी पढ़ेंगे। और पॉइंटर एक बहुत ही मजबूत टूल, और एक कह सकते हैं कि इसकी शक्ति है सी और सी प्लस प्लस सब की, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी प्रोग्राम को रोबस्ट बनाया जाता है। पॉइंटर आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज हम इस फंक्शन के चूंकि जब तक ले इन सारे चीज का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक ले इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए एक मैंने बताया कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। इसका पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगा कॉल बाय वैल्यू का, कॉल बाय रेफरेंस का, ये एग्जाम में भी आता है। तो दिस मेथड कॉपीज द एड्रेस, इसका डिफरेंसेस भी हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, लेकिन आज नहीं, आज हम लोग बढ़ते हैं। इसको फिर से मैं रिपीट करूंगा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को इसके एग्जांपल के साथ, और इसका डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, इसको पूरा स्पष्ट तरीके से हम लोग समझेंगे। लेकिन आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड कॉपी द एड्रेस ऑफ एन आर्गुमेंट। मैंने बताया कि एड्रेस को कॉपी कर इनटू द फॉर्मल पैरामीटर inside the function। The address is used to access the actual parameter argument used in the call। This means that changes made to the parameter affect the argument। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हम लोग एड्रेस को कॉपी करते हैं। स्टैटिक एम्परसेंट ए, यानी वो एड्रेस दिखाता है। एम्परसेंट ए क्या है, एड्रेस दिखाते कहाँ पे हमारा वह वेरिएबल मेमोरी में ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे हम लोग करते हैं ना स्कैन एफ %d कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, एम्परसेंट ए। एम्परसेंट ए का मतलब हुआ एड्रेस, लोकेशन, हमारा मेमोरी में कहाँ पे है एक्चुअली हमारा वह वेरिएबल, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसकी जो है ना वह इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर। तो मैंने बताया कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आगे हम लोग एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे
और पूरा इसका डिफरेंसेस पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ में आना चाहिए और दिमाग में बैठाना चाहिए, परीक्षा में खूब आता है, परीक्षा में आएगा ये। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिपेंडिंग ऑन आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, फंक्शन के दो टाइप होते हैं, एक टाइप हुआ लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारा उसमें एग्जांपल के साथ पढ़ा था। अभी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों, और चारों बढ़िया से समझ में आएगा, मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें दो चीज आया, एक आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू के आधार पे हम इसे चार चार भागों में बांटते हैं, चार कैटेगरीज है। एक प्रोग्राम को हम चार तरीके से बना सकते हैं, फंक्शन में डिफाइन करके चार तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे याद होगा, ठीक है। विथ आर्गुमेंट, देखना जरा, विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू, समझ में आया? आर्गुमेंट के साथ रिटर्न वैल्यू, विद आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के साथ विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब देखना जैसे इसके बाद विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू, विदाउट आर्गुमेंट, विद रिटर्न वैल्यू, समझ में आया ना? सिर्फ फंक्शन आर्गुमेंट जो हम लोग पास कराते हैं, आर्गुमेंट अगर रहता है तो उससे दो तरीके, रिटर्न वैल्यू और नो रिटर्न वैल्यू। तो वो हो गया। तो एक आर्गुमेंट के साथ दो को बन गया, अब विदाउट आर्गुमेंट के साथ दो बन गया, तो दो चार होगा कि नहीं बताओ? चारों क्लियर हो जाना चाहिए, लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, ये परीक्षा में आता है। इसका सिंटेक्स हम लोग पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन चार कैटेगरी में होते हैं। तो पहला होता है सिर्फ फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, सिर्फ फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, एकदम याद है। एक विथ रिटर्न वैल्यू है यहाँ पे, और सिर्फ, और दूसरा भी हो गया विदाउट रिटर्न वैल्यू, विद आर्गुमेंट के साथ। अब होगा विदाउट आर्गुमेंट, ध्यान देना, यहाँ पे है विदाउट आर्गुमेंट, तो विदाउट रिटर्न वैल्यू और फिर विद रिटर्न वैल्यू, दो चार हो गया ना, कंपेयर हो गया ना, ठीक है, वेरी गुड। अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, सिंटेक्स देखना जा रहा, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन जो मेन के ऊपर हम लोग करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, इंट फंक्शन, फंक्शन का ये नाम होगा, इंट हो गया डाटा टाइप, रिटर्न वैल्यू, और फंक्शन है क्या चीज, नाम हो गया, और इंट ये हो गया हमारा क्या चीज, पैरामीटर, कितने पैरामीटर, कौन सा डाटा टाइप है इसमें, वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल ये मेन के अंदर होगा, हम लोग कल एग्जांपल दिया था, एग्जांपल पढ़ना, बनाओ उसको, 10-10 प्रोग्राम बनाते कितना लगे, 10-15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन कम से कम खाली जो बैठे हुए, उससे तो बेहतर है कि कम से कम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ ले रहे हैं, नहीं समझ, बार बार वीडियो को देखो, इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, बार बार सुनोगे ना, तो इसका जो, इसके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है बढ़ेगा, तो मन लगेगा इसको पढ़ने में, बनाने में, और मन तभी लगेगा जब समझ में आता है, कोई भी सब्जेक्ट मन तभी लगता है जब समझ में आता है। और सी प्रोग्रामिंग ऐसा है जो काफी मन लगाओ सब्जेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसमें जो है ना अरुचि पैदा होता है, इसलिए होता है कि नया एक तो सब्जेक्ट होता है, प्रोग्रामिंग बनाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, और सब इसमें मन लगाता नहीं है, ठीक है ना। तो तीन चीज होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में तीन पार्ट होता है, डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल और डिफिनेशन, तीन ही चीज होता है, सब में यही कहानी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो लाइब्रेरी फंक्शन में तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन मिलेगा, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, और डिक्लेयर करने के लिए तीन पार्ट होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन कॉल, ठीक है। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे क्या है, पैरामीटर दे रहा है ना, पैरामीटर देना, ये पैरामीटर हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, और फंक्शन डिफिनेशन के अंदर देख लीजिए एक ही था एक्चुअली, तो इसलिए ये क्या हो गया,
ये मेरा फॉर्मा पैरामीटर हो गया, ये पैरामीटर हो गया, एक्चुअली ये पैरामीटर हुआ। और क्या कर रहा है विथ आर्गुमेंट हो गया, पैरामीटर या आर्गुमेंट, क्लियर क्या। अब यहाँ पे ये जो है अभी हम लोग डिस्कस किया, ये है एक्चुअल पैरामीटर और ये है फॉर्मल पैरामीटर। मैं बार बार बता रहा हूँ, फंक्शन डिफिनीशन के अंदर जिस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और जो फंक्शन कॉल के अंदर डिफिनीशन के अंदर करते हैं, सॉरी फंक्शन कॉल मेन के अंदर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल पैरामीटर। ये आर्गुमेंट है, ठीक है। और रिटर्न, देखो यहाँ रिटर्न जरूर रहेगा, रिटर्न वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या है, ये आर्गुमेंट भी आ गया और रिटर्न वैल्यू ये वाला हो गया। देखो आगे देखना, आगे आगे विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसमें रिटर्न रहेगा ही नहीं, रिटर्न नहीं रहेगा। देखिए void, ये रिटर्न वैल्यू है कि कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। एंड ये तो डाटा टाइप ही है, एक आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल में ये हो गया हमारा एक्चुअल पैरामीटर जिसको आर्गुमेंट बोलते हैं। देख लो इसमें रिटर्न है नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट था। देखना डिफरेंस एकदम बीच में समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, ठीक है। विथ आर्गुमेंट यानी इसमें आर्गुमेंट का इस्तेमाल होगा, ये आर्गुमेंट हो गया हमारा, ठीक है। रिटर्न वैल्यू भी है तो रिटर्न वैल्यू भी है, इसमें फंक्शन डिफिनीशन में आगे देखना जरा। इसमें ये देखो, ये आर्गुमेंट तो है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है, डिफिनेशन के अंदर रिटर्न वैल्यू नहीं है। उसमें रिटर्न था, इसमें रिटर्न नहीं था। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखना नेक्स्ट, अब विदाउट आर्गुमेंट, अब आर्गुमेंट रहेगा ही नहीं। देखो अब आर्गुमेंट गायब कर दिया गया। देखो void फंक्शन, यहाँ आर्गुमेंट जो दे रहे थे इंट, एक वेरिएबल जो दे रहे थे वो गायब कर दिया हमने। तो यहाँ जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन में भी गायब, क्लियर कि ना क्लियर। अब मेन के अंदर भी गायब। देखो जब तक ले हम यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट नहीं देंगे तो फिर एक्चुअल कहाँ से देंगे, ठीक है। तो फंक्शन कॉल भी ब्लैंक है और विदाउट रिटर्न वैल्यू है, तो इसका रिटर्न भी नहीं है, क्लियर कि ना क्लियर। इसका यूज एग्जांपल से और समझेंगे हम, अभी इसका हम लोग सिंटेक्स समझ रहे हैं, क्लियर है। फंक्शन डिक्लेरेशन, अब इसमें देखो चौथा नंबर विदाउट आर्गुमेंट, फिर यह ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। विदाउट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी नहीं है लेकिन रिटर्न वैल्यू है, देखो रिटर्न है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, सिंटेक्स समझ में आया, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। इस चारों का हम लोग डिफिनीशन जो है सिंटेक्स के साथ देखा एक्चुअली, ठीक है। और हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, एक एक का एग्जांपल देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। If the return data type of function is void, then it can't return any value to the calling function. Clear है ना। If the return data type of the function is other than void, देखना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इंट हुआ लेकिन यहीं पे void कर दिया, रिटर्न वैल्यू नहीं होगा। देखो इसमें void है तो रिटर्न वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देख लो, फिर रिटर्न वैल्यू नहीं है तो void है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू है तो यहाँ इंट है, डाटा टाइप इंट है। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से समझ में आना चाहिए बुआ, ठीक है। जिसमें रिटर्न वैल्यू होगा उसमें void के अलावा दूसरा कोई डाटा टाइप फ्लोट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन जहां पे रिटर्न वैल्यू नहीं है वो void होगा। क्लियर कि ना क्लियर। रिटर्न जीरो, अब विदाउट रिटर्न जीरो हमने बताया था स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड तरीका सी प्रोग्राम को लिखने का। तो void लिखते हैं तो उसमें रिटर्न नहीं देते हैं, लेकिन ये void के अलावा कुछ भी देते हैं तो उसमें रिटर्न देते हैं, ठीक है ना। खूब बढ़िया से समझ में आ गया। इफ रिटर्न डाटा टाइप ऑफ द फंक्शन इज अदर देन void such as int, float, double, etc, then it can return value to the calling function. अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक हमने सिंटेक्स पढ़ा, समझा भी इतना बढ़िया से, एक बार और मैं बताऊं क्या, कितना बढ़िया से मैं बताओ ना है। ये इसको मैं बार बार रिपीट किया, बार बार समझो एक्चुअली, ठीक है ना। तो
यहाँ विदाउट आर्गुमेंट, विद आर्गुमेंट, विद आर्गुमेंट, एक में रिटर्न, विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट, एक में विदाउट रिटर्न, एक में रिटर्न। जहां पे रिटर्न होगा वॉइड नहीं होगा फंक्शन डिक्लेरेशन में, ठीक है, वहां पे कोई ना कोई वॉइड के अलावे होगा, ठीक है। ये सब दिमाग में बैठाओ। जैसे देखो यहाँ इंट है ना, ये इन के जगह पे अगर जहां पे रिटर्न है वो वॉइड होगा, देख लो वॉइड आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड, चारों को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल पे, एक एक एग्जांपल पे। देखो फंक्शन एक्सेप्ट, इसको डिफाइन करने कोई दिक्कत नहीं है। विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, सच टाइप ऑफ फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन which accept argument and return a value back to the calling program. Thus, it can be termed a two-way communication between calling function and call function. Calling function और call function कल ही हमने बताया था, फिर और मैं बता देता हूँ। calling function ये हो गया, ये कॉल कर रहा है, अब कॉल हो रहा है क्या चीज, कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, कैलकुलेट एरिया, इसको कॉल कर रहा है, ये कॉलिंग फंक्शन हो गया और ये कॉल्ड फंक्शन हो गया, इसको कॉल कर रहा है वहां पे। तो हम इसके एग्जांपल को देखते हैं बढ़िया से। फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, देखो इसको फिर प्रोग्राम को पूरा डिटेल से समझ, सिंटेक्स हमने समझा। यहाँ पे चूंकि रिटर्न है तो कोई ना कोई वर्ड के अलावा फ्लोट है ना, फ्लोट है। हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पहले से भी जानते हैं ना, ठीक है। तो फ्लोट कैलकुलेट एरिया, ये फंक्शन का नाम हो गया, इसको बोलते हैं फंक्शन, सॉरी फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, प्रोटोटाइप फंक्शन हो गया ये। सेमीकोलन दिए यहाँ पे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि मेन के ऊपर हम जब फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रोटोटाइप फंक्शन कहते हैं या फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। और जस्ट मेन के बाहर जो हम लोग किया, देखो जो नाम यहाँ वही नाम वहां, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन डिफिनेशन। क्लियर कि ना क्लियर? वाह वाह वाह, ये तीनों समझ में आया ना? चलो पीला पीला कर दो। हाँ हाँ हाँ, इसमें जब दे रहा है देखो, सब तीनों एक नाम हुआ कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं बताओ? कल भी हमने खूब डिस्कस किया था, प्रोग्राम बनाया हो कि नहीं बनाया हो, नहीं बनाया हो, भेजे ही नहीं हो, अरे भेजो, बनाओ भेजो, तब जाकर के इस समय की यूटिलाइजेशन होगा। नहीं समझ में आ रहा है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यों का त्यों लिखो। मैंने प्रैक्टिकल भी कर दे रहा हूँ इसलिए ताकि तुमको सहूलियत हो। बना करके कोड को भेजो, नहीं अगर आ रहा है तो मैं उसमें गलतियां ढूंढ दूंगा। अब इससे ज्यादा किस तरह से चाहते हो, है? चलो इसको कॉपी करें, इसको प्रोग्राम को हम रन कराए क्या? कल हमने प्रोग्राम काफी रन कराया था, ठीक है, चलिए आज भी कराते हैं। ये हो गया हाँ फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन का यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड यूजर वन समझ जाएंगे, है ना? चलिए हमने इसको सेव कर दिया, सी फाइल में इसको कंपाइल करते हैं, एकदम जीरो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। इस प्रोग्राम को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक बार क्योंकि मैं कितना बार मैं बता दे, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना बुआ कि तुमको समझ में आए, तुमको सी भारी ना लगे। और इसको बनाओ, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। जब लिखोगे ना तो एक बार लिखना 10 बार रटने के बराबर होता है। और एक बार प्रोग्राम बनाओगे तो 10 प्रोग्राम नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन रन एक बार करा दो, कम से कम एक बार कराओगे ना 10 क्या 50-20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, ये कॉलिंग फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन डिफिनीशन हो। क्लियर कि ना क्लियर? तीनों कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी मैं बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम रेडियस नहीं करके यहाँ भी कर सकते थे। ये वाला जो काम है हम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट लिए रेडियस को और फॉर्मूला पुट करेंगे और आउटपुट प्रिंट कर देंगे, ये भी होता है। ये तरीका है, स्मार्ट तरीका है। और फंक्शन का यूज करना, डिफाइन करना आना चाहिए, उसको हम लोग सिखा रहे हैं यहाँ पे। मेन फंक्शन का हो गया यहाँ, ये मेन फंक्शन हो गया और ये फंक्शन डिफिनेशन हो गया। तो इसको हमने कॉल किया यहाँ पे, तो इसको हम रन करते हैं। क्या कहेगा? इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। मेन के अंदर गया, न्यू नहीं है तो फिर वही पे सामने देगा, है कि नहीं दिया। चलिए हम मान लीजिए 3 डालते हैं इसका रेडियस। रेडियस हम 3 डाल देते हैं, रेडियस के अंदर जाएगा, स्टोर होगा 3। अब फिर यहाँ आएगा रेडियस, कैलकुलेट एरिया। अब ये रेडियस जो है ये हमारा हो गया एक्चुअल पैरामीटर, आर्गुमेंट, ठीक है। अब इसको पास करेगा, इसको पास करेगा, ये वाला पास करेगा कहाँ पे? यहाँ पे देखो, इंट आउटपुट रहने देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास करेगा, तो अब यहाँ आएगा तो कैलकुलेट करेगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस 3 पाई आर स्क्वायर होता है। रिटर्न वैल्यू देना है एरिया ऑफ सर्कल। ये जो इसमें स्टोर हो रहा है, साइन हो रहा है, इसको रिटर्न वैल्यू देना है। रिटर्न होगा तो एरिया में आकर यहाँ पे स्टोर होगा और एरिया को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? पहले कैलकुलेट किया फंक्शन में, जो डिफाइन हमने किया कैलकुलेट एरिया के अंदर, और रिटर्न करा तो एरिया में जाकर फिर जाकर के स्टोर हो जा रहा है। क्लियर कि ना क्लियर? यहाँ पे अब देखो 3 हमने डाला तो इसको देखो कैलकुलेट करके देगा एरिया ऑफ सर्कल 28.260। ये सॉफ्टवेयर हमने बन गया। देखो यहाँ पे यूजर, यहाँ पे देखो .exe, ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनता है वो। .exe हमने बनाया यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये समझ में आ गया? इस पे रिटर्न वैल्यू भी है और आर्गुमेंट भी है। अब इसके बाद जो है हम लोग फिर पढ़ेंगे अगला टाइप। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आउटपुट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 3 हमने डाला था, 2 डाला था, इतना आया था। तुम अपना ऐसे आप इनपुट चेंज कर करके 10 को प्रोग्राम बना लो, मजा आएगा। मैं कह दे रहा हूँ मजा आएगा, लेकिन कब? जब तुम पढ़ोगे। नहीं तो सी गले का हार बन के पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे हो अगर आईटी फील्ड में तो C++, जावा और सब पढ़ना ही पढ़ना है, और सबका बेस तुम्हारा सी है। क्लियर कि ना क्लियर? वेरी गुड। चलिए, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोग्राम रन कराएगा तो दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है? फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, यानी वॉइड का इस्तेमाल होगा। ध्यान दीजिएगा, वॉइड का इस्तेमाल होगा और आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है। देख लीजिए फिर से एरिया को, माने हम लोग फिर एक एरिया निकाल रहे हैं सर्कल का, ठीक है। तो फिर वही प्रोग्राम वही है, तरीका चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वॉइड, इसमें देख लीजिए रिटर्न है नहीं है, रिटर्न नहीं है ना, ठीक है। लेकिन इसको कॉल करेगा, कॉल करेगा कहाँ? एरिया, एरिया देखिए यहाँ एरिया, यहाँ पे कॉल किया। ये आर्गुमेंट है रेडियस, RAD आर्गुमेंट है। इसको फिर हम कॉपी करते हैं, रन करा देते हैं। क्या लेना, निराश होगा तो देखते हैं। इसे मैं करता हूं, मैं सेव किया, इसको हम कंपाइल किया, 0 एरर आ गया। इसको हम रन करते हैं। सेम वही प्रोग्राम है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें हम रिटर्न नहीं दिए। देखो यहाँ रिटर्न नहीं है, इसके पहले रिटर्न था, है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? एन एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो इंटर द रेडियस, मान लीजिए 3 ही किया, तो 3 करेंगे तो ये रेडियस में जाकर स्टोर होगा और यहाँ फिर आएगा एरिया रैड। इसमें क्या करेगा? ये पास करेगा इसको, चूंकि आर्गुमेंट है तब पास करेगा। एक्चुअल आर्गुमेंट हुआ या फॉर्मल आर्गुमेंट हुआ, ये एरिया, ये वाला जो है इसका डिफिनीशन है। इसमें पास किया था, फिर जाकर के यहाँ पे AR, ये लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है ना। रेड इसके साथ लोकल वेरिएबल हो गया। तो अब इसमें जो फ्लोट के रूप में स्टोर कर गया था, नहीं एरिया ऑफ सर्कल, सीधा यहाँ प्रिंट कर दिया। यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे आया एरिया रेड, पास किया था
और सीधा इसको बिना रिटर्न किए हुए सीधे इसी को प्रिंट कर। क्लियर कि ना क्लियर है? वो ये है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे फिर बढ़ते हैं। 3 पे किया था। देखिए अब क्या, अब ये आप लोग बनाना है, मैं नहीं बताऊंगा। आप फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू, ना आर्गुमेंट है ना रिटर्न वैल्यू है, स्वाभाविक है कि वॉइड में होगा। देख ले, ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ, प्रोग्राम को मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बुआ, ठीक है? कहेंगे तो मैं इसको फिर रन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं। हाफ और होगा, समझाते हैं, इस प्रोग्राम को भी समझाते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी। ना इसमें रिटर्न है ना आर्गुमेंट है, फिर कैसे होगा भाई? हाँ, देखा ना कैसे होगा हो भाई। देखो, एक प्रोटोटाइप फंक्शन को डिक्लेयर किए, वॉइड है, और ना इसमें कोई रिटर्निंग वैल्यू भी नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है ना बुआ। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, ये वाला हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? तो वॉइड होगा, या वॉइड मेन तो कर रहना ही है एरिया के सीधे। अब एरिया के अंदर सारा काम कर रहे हैं। फ्लोट एरिया सर्कल, फ्लोट रेड, प्रिंट इंटर द रेडियस, इंटर द रेडियस, रेड में जाकर के स्टोर होगा। एरिया सर्कल इक्वल 3 पर, इसको हम फ्लोट के रूप में डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को, तो इसको कैलकुलेट करेगा एरिया ऑफ सर्कल इतना सीधा। और इसको पूरा, इसमें जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पे कॉल कर रहा है, रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है, ये कॉल कर रहा है। देख लीजिए, बिना आर्गुमेंट का, बिना आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट। देखिए यहाँ खाली है, खाली है, खाली है ना? प्रोग्राम एक ही है, तरीका अलग अलग हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भगवान के पास ही जाना है। इसको कंपाइल कराया, 0 आ गया, रन कराया, मेन में गया, मेन फेंक दिया कहाँ पे? फंक्शन डिफिनीशन में। तीनों डालते हैं, आ गया ना? फिर वही आ गया ना, 28.2600 दशमलव के बाद 6 डिजिट होता है फ्लोट में। मैं बार बार कहता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू 6 डिजिट लेता है, ठीक है? तो हम लोग समझ जा चुके हैं तीसरा पॉइंट भी। और हम लोग ये मैं बता दिया हूँ, इसलिए एक बार और यहाँ पे दिया हो कि वॉइड है, और यहाँ पे कोई फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं है। चौथा टाइप, विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। बड़ी गजब 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 प्रोग्राम है भाई, कितना फास्ट है। मतलब विदाउट आर्गुमेंट यानी वॉइड होगा, यहाँ पे 0 हो गया, विथ रिटर्न वैल्यू, विथ रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू है इसमें। हम लोग इसको करते हैं जरा, फिर रन करा देते हैं। देखो कोई कहानी सेम वही कहानी है, रिटर्न कर रहे हैं ना यहाँ पे। देखो रिटर्न, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। देखो इतना प्रेरक करके मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या चाहते हो बच्चों, बताओ। हाँ, क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे रिटर्न है। अच्छा यहाँ पे जो है इन फंक्शन एरिया, ठीक है, फ्लोट रेट, फ्लोट गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। अब हो गया, रन कराए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, इंटर रेडियस 3 ही डालते हैं। हाँ, रिटर्न 0, रिटर्न तो दिया ही नहीं, क्या हो गया भाई? फ्लोट एरिया डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक है, उसमें रिटर्न वैल्यू है एरिया, फ्लोट एरिया
रेडियस हो गया, स्कैनर में इसमें जो कि स्टोर करेगा और रिटर्न, और इसमें जाएगा इसको चेक करता हूँ क्या दिक्कत हो रहा है प्रोग्राम में। फ्लोट रेट आर्गुमेंट नहीं लेगा, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन रिटर्निंग वैल्यू तो है। रिटर्न विथ रिटर्न वैल्यू है, विदाउट आर्गुमेंट रिटर्न विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। क्या दिक्कत हो रहा है इस प्रोग्राम में? वॉइड एरिया फ्लोट हमने किया, ठीक है, फ्लोट रिटर्न वैल्यू दे रहा है सीधा, या रिटर्न वैल्यू आ रहा है इसमें जो सीधा यहाँ पे आ जाएगा एरिया के अंदर। एरिया ठीक है, मैच कर दे रहा है। ये चलना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। मैं चेक करता हूँ इसको, फिर रन कराता हूँ, तो फिर मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। न चले कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन प्रोग्राम पूरी तरह से क्लियर है। फिर भी ये एक्चुअली कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर हो सकता है। प्रिंटफ हमने चूंकि इंटर इसके अंदर आया, हमने 3 इनपुट किया, तो स्कैनफ रेड के अंदर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है रेड का इस्तेमाल करेंगे हम रिटर्न वैल्यू में, ये भी सही है, फिर क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, से सब कुछ तो ठीक है। गड़बड़ कहाँ? एनीवे मैं इसको रन करता हूँ, फिर रन करा करके फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन ये प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, देखिए लोकल एंड ग्लोबल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा, 4 टाइप का होता है, और प्रैक्टिकल के साथ भी देखा। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? देखिए लोकल क्या होता है, किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर, हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किया था, किसी फंक्शन के अंदर, ब्लॉक के अंदर जिस लोकल वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, जिस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे उसको लोकल वेरिएबल कहेंगे। और मेन के ऊपर आउटसाइड ऑफ फंक्शन जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है, उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इन डिफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर व्हिच आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। अच्छा, फॉर्मल पैरामीटर तो हम लोग अभी तो पढ़ा। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के बारे में मैंने बताया, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक आर कॉल्ड local variable. They can be used only by a statement that are inside that function or block of code. Local variables are not known to function outside their own. फंक्शन के बाहर किसी दूसरे फंक्शन को यह वेल नोन नहीं होता है। The following examples show how local variables are used. अच्छा, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। इंट ए बी इंट सी लोकल वेरिएबल। एक्चुअल इनिशियलाइजेशन माने उसका वैल्यू क्या होगा, वो हो गया। इस फंक्शन इस ब्लॉक के अंदर ही इसका इस्तेमाल होगा, जो मेन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ना, किसी दूसरे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भीतर में उसका इस्तेमाल दूसरी जगह नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, देख लीजिए, ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड outside a function, usually on the top of the program. Global variables hold their value throughout the lifetime of your program, and they can be accessed inside any of the functions defined for the function program. ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा, उसको डिफाइन किया जाएगा, और इसका लाइफ टाइम हर एक प्रोग्राम के लिए जो है ना वह वैलिड रहेगा, और कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। A global variable can be accessed by any function, किसी फंक्शन द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ग्लोबल मैप करने का मतलब कि हर एक देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
that is global variable is available for use throughout your entire program after its declaration. The following programs show how global variables are used in a program. ग्लोबल देख लीजिए, ये फंक्शन है हमारा ना मेन फंक्शन, इसके ऊपर जो हमने ये इस्तेमाल किया ये वाला, ये सॉरी ये, ठीक है ना, हाईलाइट करता हूं मैं रेड से, है ये हो गया क्या चीज, हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि ये सबके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये हो जाएगा लोकल वेरिएबल, देख लीजिए ये लोकल वेरिएबल, और ये इसका वैल्यू हो गया जी बराबर ए प्लस बी, यानी कि हम जी को ऊपर में डिफाइन किया था, भीतर में डिफाइन नहीं किया, लेकिन इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब इसको हम रन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जी का वैल्यू लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है और जी को कहीं से भी एक्सेस कराया जा सकता है। क्लियर के ना क्लियर, इसका प्रैक्टिकल आप करेंगे, ठीक है। A program can have same name for local and global variable, but the value of the local variable inside the function will take preference. देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, नाम सेम रख सकते हैं, ग्लोबल का भी और लोकल का भी, लेकिन उस मेन माने जो जिस फंक्शन में लोकल वेरिएबल उसी नाम से यूज होगा, प्राथमिकता पहले उसकी दी जाएगी, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को। समझ में आया ना, स्थानीय को ज्यादा कहीं चुनाव होता है ना, तो बाहरी और भीतरी का लड़ाई हो जाता है, तो भीतरी को ज्यादा प्राथमिकता मिलता है, बाहरी को भगाने का प्रयास होता है। समझ में आ रहा है ना, वैसे ही यहाँ भी कहानी है। इंट जी देख लीजिए, जी का मान 20 है, ये ग्लोबल हो गया ना, मेन के ऊपर है, और यह इंट जी, ये भी जी का वैल्यू है 10, और प्रिंटर जब जी करेंगे तो देखो क्या किसका कौन सा आंसर देगा, 10 देगा, 20 नहीं देगा। समझ में आ गया ना, है ना जी, मस्त है मस्त है। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और मुझे लगता है कि ये भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये जो फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप हम लोगों ने पढ़ा, चारों को एग्जांपल के साथ हम लोगों ने देखा बढ़िया से, और बढ़िया से समझे भी। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल अभी हम लोगों ने पढ़ा। कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो कीवर्ड में देखे होंगे, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। स्टोरेज क्लास इन सी प्रोग्रामिंग। स्टोरेज क्लास, जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं वह मेमोरी पे जाकर के स्टोर होता है। Every variable in a program has memory associated with it. Memory requirement of variables is different for different type of variables. And see, memory is allocated and released at different places. देखना, अलग अलग टाइप का हम जब वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो उस वेरिएबल के टाइप के आधार पे मेमोरी ऑक्युपाई होता है। जैसे कैर को हम करते हैं तो 1 बाइट लेता है, लेकिन इंट जब करते हैं तो 2 बाइट लेता है, लॉन्ग का जब फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं 4 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मेमोरी को स्टोरेज क्लास को स्पेशली डिफाइन करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, कितना मेमोरी ऑक्युपाई करता है, स्टोरेज करता है, उसको बोलते हैं स्टोरेज क्लास। क्लियर कि ना क्लियर, क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्चुअल है, एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ इसको कि इसको कैसे हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। तो स्टोरेज क्लास वेरिएबल डिटरमाइंस फॉलोइंग थिंग्स, ये 3 चीज को डिफाइन करता है, 4 चीज कौन, वेयर द वेरिएबल इज स्टोर, हमारा जो वेरिएबल है स्टोरेज क्लास में कहाँ पे स्टोर हुआ, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, स्कोप ऑफ द वेरिएबल मतलब कि उसका पहुंच कहाँ तक है, लिमिटेशन क्या है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, शुरुआती दर में उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, लाइफ टाइम मतलब कि वो तुरंत खत्म हो जाएगा या ओवरऑल सारे प्रोग्राम के लिए रहेगा, ये कब तक ले उसकी वैलिडिटी रहेगी, इसको चेक करना है। ये बताता है हमारा स्टोरेज क्लास। क्लियर कि ना क्लियर, मैंने सब बताया, स्टोरेज चारों का डिफाइन किया गया है। इसको बढ़िया से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा और फिर इसको जो है ना दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये है वेयर द वेरिएबल स्टोर, स्कोप ऑफ द वेरिएबल,
लोकल होगा, ग्लोबल होगा, एक्सटर्नल होगा, कि ब्लॉक होगा, ये सब डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू क्या हो, कभी गार्बेज वैल्यू भी असाइन हो जाता है। अगर हम उसको कुछ नहीं असाइन करते हैं तो कुछ गार्बेज वैल्यू मैंने कचरा मचरा भी भर जाता है। इसलिए यहाँ पे पहले से डिफाइन होता है कि इसका इनिशियल वैल्यू क्या, कभी कभी जीरो भी होता है कि नहीं। बिल्कुल। लाइफ टाइम में वेरिएबल का मतलब हुआ, एक मिनट, कब तक सस्टेन करेगा वो हम लोगों ने देखा स्टोरेज क्लास के बारे में, ठीक है। अब ये कौन कौन सा स्टोरेज क्लास होता है, चार होता है, जो मैंने पहले ही बताया कीवर्ड के रूप में, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर। देखना जा रहा कीवर्ड जो 32 है ना, 32 में सब मिलेगा, है ना। इस सब का एक अपना इंपॉर्टेंस है, स्टोरेज क्लास में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए ऑटो यानी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, दिस इज डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास, ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर आर ऑफ टाइप ऑटो बाय डिफॉल्ट। कोई भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं दैट इज ऑटो। इन ऑर्डर टू एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ, अगर हम चाहते हैं कि वह ऑटो ही हो तो एक कीवर्ड लगाते हैं ऑटो। इससे समझ में आता है कि ऑटोमेटिक वह स्टोरेज क्लास है, और उसका जो गुण है, जो उसका क्वालिटी है, वह उसमें ऑक्युपाई करेगा। तो क्या क्या ऑक्युपाई करेगा, तो इसको मेमोरी में ऑक्युपाई करेगा। इसको क्या होगा, लोकल और ब्लॉक, यह क्या करेगा, जिस फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे वहीं पे यह वैलिड रहेगा। लाइफ टाइम एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जब तक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक उसका लाइफ है। जो ही ब्लॉक से बाहर गया या उस फंक्शन से बाहर गया उसका एग्जिस्टेंस खत्म। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, इसका इनिशियल वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, सॉरी गार्बेज होता है। ऑटो का कुछ भी हम ऑटो, जैसे ऑटो इंट नम, ये डाटा टाइप हो गया। और ऑटो एक कीवर्ड हुआ जो एक्सप्लिसिट डिक्लेयर कर दे रहा है कि नम वन कैसा है, ऑटोमेटिक है, ये गार्बेज वैल्यू कंटेंट करेगा, ठीक है। और ये सारा गुण, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है शुरुआती दौर इनिशियल वैल्यू गार्बेज होता है, इसलिए इसमें हम लोग वैल्यू, यहाँ ऑटो नम 20 का मतलब हुआ कि गार्बेज वैल्यू नहीं है, बल्कि इसमें नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें भी 26 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट करके दिया आ जाएगा, कोई दिक्कत। आप इसको रन करा के हमको भेजिए, जहाँ पे दिक्कत होगा फिर पूछिए। यहाँ दो ब्लॉक में, एक ब्लॉक ये हुआ, दो ब्लॉक हुए करके दिखाया गया है कि अलग अलग ब्लॉक में है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास, स्टैटिक भी कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है। और इसका क्या होता है, देखिए द स्टैटिक स्टोरेज क्लास instruct the compiler to keep a local variable in existence during the lifetime of the program instead of creating and destroying it each time and it comes into and goes out of the scope। इस पे कंपाइलर इसकी जो भी वैल्यू होगा वह रखेगा, लाइफ टाइम के लिए रहेगा, जब तक हमारा प्रोग्राम चलते रहेगा, ठीक है। बार बार खत्म और बार बार उसको क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल है डिक्लेयर बाय यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक जैसे हम लोग ऑटो लिखा वैसे ही स्टैटिक लिखा। अब इससे क्या क्वालिटी होता है, फीचर्स होता है, देख लेते हैं। स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ग्लोबली इस्तेमाल होता है। लाइफ टाइम until the end of the program, लाइफ टाइम ओवर द इंटायर प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू जो है ना सस्टेन करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है इसका, जीरो होता है। और स्टोरेज मेमोरी होता है, वो तो पहले ही बता दिया गया, ठीक है।
फिर एक्सटर्नल, एक्सटर्न एक वर्ड हो जाता है, कीवर्ड होता है, एक्सटर्न कीवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये इसका भी हम जैसे ऑटो किया, स्टैटिक किया, वैसा ही एक्सटर्न। ये क्या होता है, variables of this student class are global variables. Global variables are declared outside the function and are accessible to all functions in the program. Generally, external variable are declared again in the function using keyword extern. Actually, इसका इस्तेमाल करके extern का हम उसको global बना सकते हैं. In order to express declaration of variable, use extern keyword. Memory में होता है, global होता है, let exist as long as variable is running, returns value within the function. इनिशियल वैल्यू 0, ये सब ऑब्जेक्ट में पूछता है बुआ। इसका भी प्रोग्राम हमने दिया। ये क्या है, ये ग्लोबल, मेन से ऊपर कर दिया, ग्लोबल हो गया। और जब हम इसको लोकल मेन के अंदर एक्सटर्न कर दिया तभी ये ग्लोबल का काम करेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। तो ये एग्जांपल आप ये कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, इसको देखिए, डिक्लेरेशन विद इन द फंक्शन इंडिकेट दैट फंक्शन यूजेज एक्सटर्नल वेरिएबल। फंक्शन बिलोंगिंग टू द सेम सोर्स कोड डज नॉट रिक्वायर डिक्लेरेशन। If variable is defined outside the source code, then declaration using external keyword is required. क्लियर है ना? ये मैंने पहले ही बता दिया है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या है, देखिए इसका एक सीपीयू रजिस्टर में, रजिस्टर एक मेमोरी होता है, ठीक है ना, हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पढ़े होंगे। स्टोरेज लोकेशन कहाँ पे होता है, सीपीयू रजिस्टर के अंदर होगा। इनिशियल वैल्यू क्या होगा, गार्बेज होगा। लाइव का लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, स्कोप लोकल टू ब्लॉक। क्लियर? A variable is stored in register. The maximum size of variable is maximum size of register. This is generally used for faster access. रजिस्टर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग ऑटो का किया, एक्सटर्न का किया, स्टैटिक का किया, वैसा ही हम लोग रजिस्टर वो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनीवे, थैंक यू सो मच। और हम लोग ये पढ़ जा चुके हैं, और थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू। तब तक इसका जो है ना रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से, खासकर जो ये चारों मैं बताया हूँ ना, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुआ, ठीक है। एनीवे, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। फंक्शन लगभग क्लियर हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिकर्शन, वो मैं अभी मैं बता दूंगा रिकर्शन, और वो क्लियर हो जाएगा हम लोग का कंसेप्ट, ठीक है, रिकर्शन का। थैंक यू।